हेलो स्टूडेंट्स, हेलो छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 10th क्लास के जो छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, जो अभी जस्ट 9th से 10th क्लास में आए हैं, और अभी क्योंकि उनकी बोर्ड क्लास भी है तो बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती है माइंड में कि कैसे पढ़ाई करी जाए, कैसे पढ़ाई नहीं करी जाए। क्योंकि अभी जब बच्चा 10th क्लास में आता है तो बेटा उसको एनसीईआरटी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने बायोलॉजी के स्पेशल लेक्चर्स को यहाँ पे वन शॉट वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करी है, और आई होप कि आप सब इसको अप्रिशिएट करेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करेंगे। तो बेटा अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हमारे पास जो प्रीवियस एनसीईआरटी थे बेटा, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स थे बायोलॉजी के, जो इस बार थोड़ा सा उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है। और जो भी उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है, एक तो उन्होंने जो हेरिडिटी और एवोल्यूशन वाला आपका चैप्टर है उसमें से एवोल्यूशन वाला पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है, बाकी एक एनवायरमेंटल का चैप्टर भी उन्होंने डिलीट करा है। लेकिन जो सबसे पहला चैप्टर था हमारा, दैट वाज द लाइफ प्रोसेसेस, इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बेटा बात करें तो ये जो चैप्टर है ये इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th में हमें तकरीबन 8 से 9 चैप्टर्स में कनेक्टिविटी करेगा। क्योंकि ये इस बायोलॉजी की जो जो 10th क्लास की बायो है बेटा, उसका ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है। तो बड़े सारे बच्चों को इसके सीक्वेंस को याद करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कभी कभार क्या करते हैं, सीक्वेंस को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। राइट बेटा? तो आज हम इसी चीज़ को यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इजी करेंगे और इस बात को समझेंगे कि इस चैप्टर में आपको चीज़ों को कैसे समझना है और कैसे आपको इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करना है, ताकि आपके लिए चैप्टर क्या बन जाए, ईजी बन जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का जो नाम है वो है लाइफ प्रोसेसेस। वो क्या बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। और बड़ी बार जब हम इस बात को दिमाग में लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो बच्चे बड़ा एक कॉमन सा आंसर देते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस वो वाले प्रोसेसेस होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, या जो हमारी लाइफ में प्रोसेसेस आते हैं। बड़ी एक लेमैन सी वो लैंग्वेज में इसका आंसर करते हैं। तो इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है। और शुरुआत में जब एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत करती है तो वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चल रही है यहाँ पे कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उनमें से एक प्रॉपर्टी है मूवमेंट। उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मूवमेंट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करें। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे दुनिया के ऑर्गेनिजम्स क्या करें, मूव करें। अब उसमें एनसीईआरटी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐड करी है बेटा कि ये जो मूवमेंट होती है ये ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकती है और ग्रोथ के रिलेटेड नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब ये हुआ कि मूवमेंट के कारण ग्रोथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है उसमें मूवमेंट का इतना कोई खास रोल नहीं है, मतलब इतना कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। वैसे ही अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि जो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट हो रही है, जैसे अभी मैं अपनी बॉडी को मूव करवा रहा हूँ, तो वो भी कोई डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लाइफ का। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ज़िंदा रहने के लिए मूव करना ज़रूरी है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं हैं, क्योंकि प्लांट्स तो एक जगह पे ही रह के अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये जो विजिबल मूवमेंट है, ये जो आपको सामने से जो मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई डेफिनेट क्राइटेरिया है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर आप दूर से किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और उसको देख के अगर ये बताना है कि वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, तो ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बताना थोड़ा सा क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि बेटा जब हम दूर से किसी को देख रहे हैं तो दूर से देखने पे ये तो नहीं बता सकते कि वेदर वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी हमारे साथ डिस्कस करती है वो ये है बेटा कि जब ब्रीथ हो रही है, यानी कि जब सांस ले रहे हैं हम, तो वहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, विजिबल मूवमेंट नज़र नहीं आता है अगर हम चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करें। तो बस यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना सही था
कि जो विजिबल मूवमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है। अब इसमें एक स्पेशल स्टेटस लिया है एनसीईआरटी ने वायरस का, कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टेटस ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वायरस क्या करता है, वायरस जब भी किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करेगा ये तभी लिविंग होता है, अदरवाइज ये क्या है, नॉन लिविंग। यानी कि जब तक इसको लिविंग सेल नहीं मिलेगा, लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा, तो वायरस क्या है, एक डेड ऑर्गेनिज्म है। वायरस क्या है, एक डेड ऑर्गेनिज्म है। और साथ ही साथ वायरस एक नॉन सेलुलर आइडेंटिटी, यानी कि इसमें कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लास 11th में हम इस बात को पढ़ेंगे बेटा कि जो वायरस है इसके स्ट्रक्चर में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ द प्रोटीन कोड एंड नंबर 2 इज़ द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द प्रोटीन कोड, राइट बेटा। तो इसमें भी एनसीईआरटी ने यही बात करी है दैट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम लिविंग सेल। बात समझ में आ गई बेटा आपको। अब चलते हैं हम आगे। तो अब क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, तो एनसीईआरटी बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके आपको उस कॉन्सेप्ट तक लेके आएगी कि लाइफ प्रोसेसेस का एक्चुअली मतलब होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, जो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंस क्या रहता है बेटा, ऑर्गन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गन्स तो हैं लेकिन उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि प्लांट्स में होता है, अगर आप प्लांट में किसी लीफ को काट दें तो उसके काटने से किसी दूसरे लीफ को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर एक भी ऑर्गन कट गया बॉडी का तो पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनमें से एक भी ऑर्गन में डिफेक्ट आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा। उसके बाद हमने इस बात को समझा कि ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, अब ऑर्गेनिज्म हर समय क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर से घिरा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लास में अकेला नहीं हूँ, मैं एयर के कांटेक्ट में हूँ, मैं वायरसेस के कांटेक्ट में हूँ, मैं बैक्टीरिया के कांटेक्ट में हूँ। हालांकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो हमें नज़र नहीं आते हैं। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, वो हमेशा क्या है बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर से घिरा हुआ है। और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमेशा उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, अटैक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि हमारा जो माउथ होता है इसमें थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बात कैसे लगेगी आपको, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि अगर हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से घिरे हुए हैं तो ये तो हर समय हमें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनके कारण तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारी बॉडी कुछ ऐसा कर रही है, हमारी बॉडी कुछ ऐसा कर रही है कि ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट ये फाइट कर रही है। क्या कर रही है, फाइट कर रही है। जैसे हमारी स्किन पे इस समय मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, तो अगर बेटा हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी तो बैक्टीरिया तो हमें हार्म करेगा। इसीलिए कहने का मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ कंपटीशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस शो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस कौन सा है, फाइटिंग स्किल्स। वो प्रोसेस कौन सा है, बॉडी को क्या करना पड़ेगा, उससे फाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने आप को क्या रख पाएगी, मेंटेन रख पाएगी। क्या रख पाएगी बेटा, मेंटेन रख पाएगी। अगर बेटा हमारी बॉडी ये काम नहीं कर पाई, यानी कि अगर हमारी बॉडी फाइट नहीं करेगी तो वो किसी भी ऑर्गन को मेंटेन करके नहीं रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इन सब ऑर्गन्स को मेंटेन करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, हेल्प कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए ज़रा, हमारी बॉडी हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर से घिरी हुई है। ये हमेशा हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की फिराक में जुड़े रहते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मेंटेन करने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए आपको कहीं बॉडी पे कट लग जाए। क्या लग जाए, कट लग जाए। तो जब कट लग जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उस पर एंटीबायोटिक लगाते हैं।
अगर सपोज करिए आप उस पर मेडिसिन नहीं लगाएंगे तो थोड़ी दिनों बाद क्या हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग का मतलब ये है कि जैसे बॉडी पे कट लगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको अटैक करना शुरू कर दिया, हालांकि हमारी बॉडी इतनी आसानी से उसको अटैक नहीं करने देती है। तो वो वाले प्रोसेसेस, तो इसलिए बेटा वो वाले प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, बार बार मेंटेन करके रख रहे हैं। क्या करके रख रहे हैं, मेंटेन। और अगर कोई बॉडी में टिश्यू डैमेज हो जाए, उस टिश्यू को वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ऐसे मेंटेनेंस प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लिविंग स्ट्रक्चर्स में बी ब्रोकन डाउन और डेड, सो दे मस्ट बी रिपेयर। उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई बेटा। तो सिंपली अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं। क्या बेटा, मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं कि कोई भी अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो उस टिश्यू की वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एट्सेट्रा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि दुनिया में कोई भी प्रोसेस चलाने के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई फ़ैन चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, फ़ैन। तो फ़ैन को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ़ैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वैसे ही दुनिया में कोई भी जो प्रोसेस चल रहा है, फॉर रनिंग एनी प्रोसेस वी रिक्वायर एनर्जी। अभी अभी मैंने क्या कहा कि ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बॉडी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन। अगर बॉडी को मेंटेन करना है बेटा तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सो यानी कि फॉर दिस ऑल दिस प्रोसेसेस एनर्जी इज नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, और उस एनर्जी को हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो फूड को हम ये बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड फूड। उसे क्या कहा जाता है, फूड कहा जाता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट मेंशन करा है कि हमारी जो जो भी हम सारा का सारा खाना खाते हैं वो मोस्टली कैसा होता है, कार्बन बेस। यानी कि जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, कार्बन का होता है। जैसे कि क्या बोलता है, सिंस लाइफ डिपेंड्स अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब में क्या है, कार्बन है। तो जितना भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, कार्बन बेस्ड। क्या होता है बेटा, कार्बन बेस्ड। आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन सा वाला खाना कार्बन बेस्ड है, तो बेटा इसका एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। कोई भी खाना जो कम्प्लीटली बर्न हो जाए, कम्प्लीटली क्या हो जाए, बर्न हो जाए, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, कार्बन, या वो कार्बन बेस्ड होता है। अगर कार्बन के अलावा कोई और चीज़ पाई जा रही है या कार्बन बेस्ड जो नहीं होती है, वो वाला जो मटेरियल होता है वो इतनी जल्दी से क्या नहीं होता बेटा, बर्न नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो ज़्यादातर कौन सा होता है, कार्बन बेस्ड। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, प्रोटीन्स में कार्बन होता है, लिपिड्स में भी कार्बन होता है। अब हम चलते हैं आगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये खाना हमारी बॉडी में जाएगा तो इस खाने का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो खाना है हमारी बॉडी में बिल्डिंग का काम करेगा। यानी कि जो बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको रिपेयर करेगा। जैसे डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसको ये क्या करेगा, पूरा करेगा। और यही जो खाना होता है ब्रेक डाउन होने के बाद एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है बेटा, हम बेशक कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, फैट खाएं, उसमें से जो अल्टीमेट एनर्जी निकलेगी बाहर वो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यही जो एनर्जी निकलेगी इससे क्या होगी बेटा, हमारी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। तो ग्रोथ का सिंपली मतलब आपको अगर आपके लेवल पे बताया जाए तो ग्रोथ का सिंपली मतलब होता है सेल के नंबर का बढ़ना और सेल के साइज़ का बढ़ना, जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आना ज़रूरी होती हैं। अगर वो चेंजेस आ रही हैं इसका मतलब हमारा प्रॉपरली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेटा दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, खाना जब हमारी बॉडी में जाएगा तो उस खाने का क्या होगा, ब्रेक डाउन। जब खाने का ब्रेक डाउन होगा बेटा
तो वहाँ पे क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और वो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा, उनमें या तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो एनसीईआरटी यहाँ पे भी एक छोटी सी बात लिखती है कि जितना भी खाने का बेटा मतलब जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर मोस्टली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा या तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो क्या कह रहा है, फॉर दिस ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म किसका यूज़ करती है बेटा, ऑक्सीजन का यूज़ करती है। और जब वो उस खाने को यूज़ कर लेते हैं, अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो खाना एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला गया, उसमें से कुछ खाना ऐसा होता है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो बॉडी क्या करती है, उस टॉक्सिक फूड को बॉडी से एलिमिनेट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक ये जो मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं, ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था जो एनसीईआरटी आपके साथ इनिशियली डिस्कस करती है। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। जब फूड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर वो यूनिफॉर्मली वो बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होगी। और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और जो खाना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी कि जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब बिफोर गोइंग इनटू द मेन प्रोसेसेस, एनसीईआरटी हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हमारे साथ उसने डिस्कस करी हैं कि जैसे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, क्योंकि अब सवाल ही पैदा होता है क्यों कि एनर्जी तो दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर वेदर इट इज़ मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, अब क्योंकि उसकी बॉडी में तो एक ही सेल है, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो हमारे में डिफरेंट ऑर्गन्स बने हैं जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जो कोई ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में तो केवल एक ही सेल है, और वो एक ही सेल पूरे के पूरे मेन प्रोसेसेस करेगा, वेदर इट इज़ डाइजेशन, वेदर इट इज़ एब्जॉर्प्शन, वेदर इट इज़ एक्सक्रीशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किसी भी स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। वो ज़रूरत पड़ने पे जिस तरह का प्रोसेस होता है, वो उसी तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। वो उसी तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। एक बार आप इसको पढ़िए, मैं पानी भी लेता हूँ। सही है, लिखता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द एंटायर बॉडी सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट, सो दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स दैट इज नीडेड फॉर फूड इनटेक, गैस एक्सचेंज और द रिमूवल ऑफ वेस्ट। जैसे हम यहाँ पे अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा जब अपने बेसिक लाइफ प्रोसेसेस करता है तो उसके लिए वो किसी भी स्पेशल ऑर्गन का यूज़ नहीं करता है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले तो सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब क्योंकि इनकी जो होल बॉडी, अब जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था, पूरी की पूरी बॉडी किसके कॉन्टैक्ट में थी, एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में थी। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पूरी की पूरी बॉडी है, आप देखिए, क्योंकि हमारे तो सिर्फ सेंस ऑर्गन्स ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या आपका जो ये पेट है, क्या ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा एंड एटसेट्रा में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसी चैप्टर में आगे की जब हम बढ़ेंगे तो इस बात को समझा जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी हमारे साथ डिस्कस करती है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि इस चैप्टर को जो पढ़ने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, आप इस चैप्टर का सीक्वेंस नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटा देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है,
सबसे पहले तो एनर्जी ही ली जाएगी किसी प्रोसेस को चलाने के लिए, और एनर्जी हमेशा कहाँ से ली जाएगी, आउटसाइड द सोर्स से ली जाएगी. सो दैट प्रोसेस इन विच द फूड इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड बॉडी, उसे क्या कहा जाएगा, न्यूट्रिशन कहा जाएगा. बिल्कुल यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड. उसके बाद न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या बेटा, इट इज़ नीड फॉर बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सबस्टांसेस. हालांकि इनफैक्ट जब हम इनएक्टिव भी होते हैं, यानी कि जब हम सो भी रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी. अब दिमाग लगाओ जरा कैसे बेटा, जब हम सो रहे हैं किडनी तो काम कर रही है ना, लिवर तो काम कर रहा है ना, हार्ट तो काम कर रहा है ना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तो सारे काम कर रहे हैं. तो उन इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, सो दैट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन द बॉडी. उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी डिस्कस करती है, दैट जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. तो बड़े ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है खाने की, वो सबकी सेम है. कैसे बेटा, क्योंकि जो जनरल रिक्वायरमेंट, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि शेर घास खाता है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे, नहीं मानेंगे ना. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि शेर किसको खाता है, तो आप बोलेंगे बकरी को खाता है. बकरी किसको खा रही है, बकरी घास को खा रही है. अगर घास नहीं होता तो क्या बकरी होती. एक्चुअली घास की एनर्जी गई बकरी में, और बकरी की एनर्जी गई किस में, लॉइन में. कहने का मतलब ये है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, एक जैसा है. जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, प्लांट को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, एनिमल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज. लेकिन वो जो ग्लूकोज लेते हैं उनकी फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है. उनकी फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे एग्जांपल के तौर पे काऊ क्या खाती है, ग्रास. ह्यूमन क्या खाता है, चपाती. और दोनों के दोनों क्या हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट. दोनों के दोनों क्या हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट. एक डेफिनेशन और भी हम न्यूट्रिशन की डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी. तो सिंपली अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कोई भी चीज़ जो हमें एनर्जी देती है, जो हम बाहर से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, न्यूट्रिशन कहा जाएगा. उसके बाद अगली चीज़ जो एनसीईआरटी ने हमारे साथ डिस्कस करी है, दैट न्यूट्रिशन इज़ कॉमन इन ऑल बट द वेज ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन आर डिफरेंट. बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, ये सब में जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो सेम है, लेकिन जो खाना लेने का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको कि हम कि हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करी जाए तो वी आर ओमनीवोर्स. अब अगर हर्बीवोर्स की बात करी जाए तो वो ग्रीन ग्रास खा रहे हैं. तो वैसे ही यहाँ पे बड़ा एक छोटा सा पॉइंट है जो जहाँ से आपका मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. जब भी हम न्यूट्रिशन लेंगे बेटा, तो या तो हम ऑर्गेनिज्म को मार के न्यूट्रिशन लेंगे, पहली चीज़ ये हो सकती है, या ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मरा हुआ होगा तब हम उसको लेंगे, या फिर ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा हम उससे न्यूट्रिशन लेंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा बेटा इसको. तो देखिएगा जरा क्या बोलता है, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources such as carbon dioxide and water, they are called autotrophs. यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं सम बैक्टीरिया. अब सम ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉफ्स. तो डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ, जैसे गाय है तो गाय घास खाती है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ पे. अब गाय को खाने वाला कौन है, गाय को खाने वाला है शेर. अब शेर गाय को तभी खा पाएगा जब गाय घास खाएगी. अल्टीमेटली शेर किसको खा रहा है, घास को ही खा रहा है. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली का मतलब है हर्बीवोर, इनडायरेक्टली का मतलब है कार्निवोर. दे यूटिलाइज कम्प्लेक्स सबस्टांसेस. अब वो क्या करते हैं, इन कम्प्लेक्स सबस्टांसेस को अपनी बॉडी में लेके जाएंगे, उन कम्प्लेक्स सबस्टांसेस का ब्रेकडाउन करेंगे और वहाँ से बाहर क्या निकालेंगे, एनर्जी, जिसको हम डाइजेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे. और इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए ऑर्गेनिज्म किसका यूज़ करता है, एंजाइम्स का यूज़ करता है. किसका यूज़ करता है, एंजाइम्स. क्या होते हैं बेटा,
जो इन फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जैसे कि कुछ स्पेशल नोट आप याद रख लीजिए कि हमारे पास टोटल 5 किंगडम है बेटा। मोनेरा में हर तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक हीटोट्रॉफिक दोनों पाया जाता है, फंजाई में हीटोट्रॉफिक, प्लांट में ऑटोट्रॉफिक और एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो वाला मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। अब ऑर्गेनिज्म अपना खाना 2 तरीके से बना सकता है। कितने तरीके से बना सकता है बेटा, 2 तरीके से बना सकता है। तो जो पहला तरीका है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, यानी कि ये वो वाला मैकेनिज्म है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद बनाएगा बाय यूजिंग सनलाइट। और ऐसा काम कौन करता है बेटा, ऐसा काम वो वाले ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होती है। जिनके पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। और क्लोरोफिल ज़्यादातर डोमिनेटली किस में पाई जाती है, ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाएंगे अंडर अ प्रोसेस जिसको क्या कहा जाएगा, फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा तरीका है बेटा जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसे कहा जाता है कीमोसिंथेसिस और कीमो ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बेटा लाइट का इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म पहले किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है, वहाँ पे कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, केमिकल्स। उन केमिकल से जो एनर्जी बाहर आती है, उन केमिकल से जो एनर्जी बाहर आती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो अपनी एनर्जी खुद बनाता है। बहुत बार बच्चे इसको गलत बोल देते हैं कि कीमोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज़ करता है। केमिकल का यूज़ नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद बनाता है, राइट। तो ये भी बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो हमें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करनी है बेटा वो है फोटोसिंथेसिस। वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जरा, तो ऑटोट्रॉफी क्या है, प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस बाय द इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये किस में होती है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। और ये बेटा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। एग्जाम में आपको ये रिएक्शन पूछी जाती है और आपको इसको प्रॉपरली बैलेंस करके लिखना है रिएक्शन को, ठीक है। इसमें देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विल गिव्स यू ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। अब ये जो यहाँ पे ग्लूकोज है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यही प्लांट को क्या एनर्जी करता है, आई मीन क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। प्लांट जब एनर्जी को यूज़ कर लेता है, यूज़ करने के बाद उसको जो एक्सेसिव एनर्जी होती है उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और यही एनर्जी जब ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो वो स्टोर करते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे 2 सवाल आपके बन गए कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज को कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है, तो आप बोलेंगे स्टार्च। और ह्यूमंस या फिर एनिमल्स किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रोड्यूस, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना ऑर्गेनिक खाना बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब यहाँ पे भी ना बच्चों को एक कन्फ्यूजन आता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कन्फ्यूजन क्या आता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अंतर क्या होता है। तो बेटा देखिए, आपके लेवल तक आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जब तक ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, वाटर बाहर होता है, तब तक ये क्या है, इनऑर्गेनिक। जैसे ही ये दोनों ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गए तो इन्होंने केमिकल रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, अब जैसे ये देखिए, ये वाटर भी क्या है, ये वाटर भी इसी वाटर से बना है, ये ऑक्सीजन भी यहीं से कहीं से रिलीज हुई है, बताएंगे कहाँ से रिलीज हुई है। तो कहने का मतलब ये है, इस वाटर में और इसमें क्या अंतर है, ये वो वाला पानी है बेटा जो बाहर से लिया गया, ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन जो ये वाला वाटर है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बना है।
तो कोई भी प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर बनता है उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक। और जो चीज़ आउटसाइड से ली जाती है उसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें जुड़ती हैं और फिर क्या बनता है? ग्लूकोज। तो कोड याद रखना है AC। क्या याद रखना है? AC। मतलब एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब तो अगला सवाल ये है, बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन आप खुद दिमाग लगाइएगा जरा कि ये जो ग्लूकोज का कार्बन है ये कहाँ से आया होगा? ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये बहुत ईजी है समझना। हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली यहीं से आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है जहाँ से आप रट्टा मारते हैं क्वेश्चन को, फिर आपसे कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है। जब सवाल ये पूछा जाता है कि बेटा ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, क्या ये इस वाटर से आई कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से आई, तो फिर वहाँ पे आप गलती करके बोल देते हैं वाटर। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की है, ये जो कार्बन है ये भी इस कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोज है ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट है। तो दिमाग लगाओ, ग्लूकोज में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसने वाटर एक्सक्यूज मी बेटा, तो इसने वाटर से केवल क्या लिया है? हाइड्रोजन। क्या लिया है? हाइड्रोजन। जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, क्या कहा? जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्चुअली बेटा फोटोसिंथेसिस इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। पढ़िए जरा, कार्बन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ये वाला वाटर है ये एक्चुअली इसी वाटर का ही आया है। जब हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन, तो प्लांट जितना भी पानी यूज़ करता है, जितना भी प्लांट को पानी दिया जाता है उसमें से वो केवल 1 से 2% ही यूज़ करता है, बाकी क्या हो जाता है? इवेपोरेट। क्या हो जाता है? इवेपोरेट। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज में ये कहाँ से आई? वाटर से। ऑक्सीजन जो आई ग्लूकोज में ये कहाँ से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टेक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज and when hydrogen is added it is called reduction. So therefore in photosynthesis carbon dioxide is reduced to C6H12O6. Is that clear? और glucose is reduced from carbon dioxide. इसीलिए नेक्स्ट जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर आती है, तो ये भी कहाँ से आती है? इस वाटर से आती है, जो इसका क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन क्या है? यानी कि बाय प्रोडक्ट वो होता है जो प्लांट यूज़ नहीं करता है। इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसेस फॉर्म में थी, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना तो ये ऑलमोस्ट कैसी फॉर्म होती है? सॉलिड फॉर्म होती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। मतलब जब गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है तो कैसा? ये फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्या हुई है? एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? एक केमिकल। तो फिजिको केमिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है? C6H12O6। तो ये केमिकल भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। अब तो अगला सवाल ये है कि ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? तो जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। और प्लांट का जो डोमिनेटली ग्रीन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? लीफ। बेटा एक सवाल और भी किया जाता है, अगर प्लांट में कोई भी ग्रीन पार्ट है, वेदर इट इज स्टेम वेदर इट इज लीफ, तो ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है। हालांकि बाद में जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, उसमें फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये देखिए, ये जो लाइट रेज होती हैं किसके ऊपर पड़ती हैं? लीफ। अब एनसीईआरटी ने आपको लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर होती है क्यूटिकल, उसके नीचे होती है एपिडर्मिस, और उसके नीचे कुछ सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेसोफिल सेल्स। उसके बाद आती है लोअर एपिडर्मिस, जिसपे क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, और बीच में होता है जाइलम फ्लोएम। अब तो पॉइंट ये है कि सर जब ये लाइट लीफ पे पड़ी तो लीफ के अंदर ऐसी कौन सी कमाल की चीज़ थी जिसने उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के C6H12O6 कर दिया? तो बेटा वो जो कमाल की चीज़ होती है वो होती है क्लोरोफिल। वो क्या होती है?
और क्लोरोफिल एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? इस इलोंगेटेड सेल जिसे कहा जाता है मेसोफिल। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? मेसोफिल। जब आप 11th क्लास में जाएंगे बेटा तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म वहाँ पे समझाया जाएगा। 10th क्लास में बहुत ही बेसिक है, आपको इतनी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें दो स्पेशल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, दो स्पेशल पार्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आर द एनसीईआरटी इसको बड़े प्यारे तरीके से कहती है पिल लाइक स्ट्रक्चर्स, पिल्स लाइक स्ट्रक्चर। इन्हें सिंगल पिल को कहा जाता है थाइलाकॉइड, और जब थाइलाकॉइड ग्रुप बना देता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रेना। क्या कहा जाता है? ग्रेना। और जो इनको कनेक्ट करता है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। तो ये जो पूरा का पूरा इसके अंदर लिक्विड मटेरियल इसे स्ट्रोमा कहा जाता है और इसे कहा जाता है ग्रेना। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर लाइट आती है और लाइट आने के बाद यहाँ पे ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? एक्चुअली यहाँ पे बेटा जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप्स में होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको 10th क्लास में नहीं है, वो 11th क्लास में है, राइट बेटा? तो 10th क्लास में बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। सिंपली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लाइट रिएक्शन में बेटा वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की क्या होती है? स्प्लिटिंग। और डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपने साथ किसको ऐड करती है? हाइड्रोजन। और किस में कन्वर्ट हो जाती है? C6H12O6। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होती है इसको? ATP, यानी कि एनर्जी। वो एनर्जी बनती है लाइट रिएक्शन में। और यहाँ पे जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही होती है, ये वाला जो H होता है ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे NADPH कहा जाता है। तो NADPH से वो हाइड्रोजन फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ऐड करके क्या बनाती है? C6H12O6। लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, राइट? फिलहाल बहुत बेसिक्स है, इतनी सी बातें आप याद रखिए तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा? सो अब उसके बाद ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से बेसिक इवेंट्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है बेटा? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कौन करता है? क्लोरोफिल। अभी मैंने क्या बताया कि क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल। यानी कि वो जो लाइट है, यानी कि जो सन लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जो लाइट लीव्स पे पड़ रही है वो कन्वर्ट होती है किस में? C6H12O6। वो किसके साथ रिएक्शन करवा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कभी एक स्टेटमेंट सुनी होगी दैट सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप धूप में खड़े हो जाओगे तो एनर्जी तो नहीं मिलने वाली है। तो प्लांट्स उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन और बन गया। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या होगी? रिडक्शन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड होगी? हाइड्रोजन ऐड होगी और क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? एक चीज़ और, ये जो स्टेप्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में हो, क्योंकि बड़े सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस रात के समय करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और अगर कोई प्लांट ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है तो ये तो सारा का सारा पानी प्लांट से क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट तो केवल 1 से 2% यूज़ करेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन करती है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस रात के समय करते हैं। मतलब दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो 11th क्लास में आप एक साइकिल पढ़ेंगे जिसे कहा जाएगा कैम्प साइकिल। क्या कहा जाएगा? कैम्प साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या करता है बेटा? जो डेजर्ट प्लांट होता है ये फोटोसिंथेसिस को रात के समय करता है। इसका कारण ये होता है बेटा कि रात के समय टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए रात के समय उसमें से जो पानी इवेपोरेट होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा।
आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा इसमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि जो डेजर्ट प्लांट है वो रात के समय क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। कारण ये है कि अगर वो दिन के समय करेगा तो उसकी बॉडी में से मैक्सिमम जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा, राइट। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान देखो क्या हो रहा है बेटा, पानी और मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो वाटर का सोर्स है वो प्लांट के लिए क्या है, रूट, यानी कि जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। ये पानी पहुँचेगा कहाँ तक, लीफ तक। लीफ के अंदर क्या है, लीफ के अंदर क्या है बेटा, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब पानी तो आ गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लाइट आ रही है कहाँ से, सन से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैसेस फॉर्म है, इसकी एंट्री होती है फ्रॉम अ वेरी वेरी स्पेशल किडनी शेप स्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। इसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। तो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होगा, पानी की एंट्री होगी रूट से, क्लोरोफिल पाई जाएगी किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा बेटा, C6H12O6। क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। और इस दौरान बाहर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। बाहर क्या निकलेगा, वाटर। और साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा, साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा, C6H12O6। और ये कहाँ बनेगा, अंदर। ये दोनों चीज़ें तो बाहर आ गई और ये कहाँ बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की बात करें तो पानी रूट से जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अंदर जा रही है। कहाँ पहुँचा, उसके क्लोरोप्लास्ट के पास जहाँ पे क्लोरोफिल थी, वहाँ पे बना C6H12O6। यानी कि जो ग्लूकोज है वो लीफ में बनेगा और लीफ इसको क्या करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बेटा, लीफ इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। अब अगली बात ये आई कि ये जो हमने स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखे जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री हो रहा था, इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, सो स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी शेप सेल्स जिनको कहा जाता है गॉड सेल्स। क्या कहा जाता है, गॉड सेल्स। तो होता क्या है बेटा कि ये जो स्टोमेटा होते हैं दिन के समय जब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है, तो वहाँ पे पानी भी बनता था। अब दिमाग लगाओ, पानी जो बाहर जा रहा है वो कोई ड्रॉप्स में तो जा नहीं रहा है, वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वो कैसे जाता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो दिन के समय जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये जो गॉड सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या भर जाता है, पानी। इनके अंदर क्या भर जाता है, पानी, जो आहिस्ता आहिस्ता इनसे क्या होता रहता है, वेपोरेट। तो जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन हो जाते हैं तो बेटा अगर ये ज़्यादा ओपन हो गए तो ये फट भी सकता है। इसलिए जो गॉड सेल की बाहर की लेयर होती है कैसी होती है, पतली। और जो अंदर की लेयर होती है कैसी होती है, थिक होती है। जब स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो बीच में क्या नज़र आता है, स्टोमेटल पोर। क्या नज़र आता है, स्टोमेटल पोर। और रात के समय, क्योंकि रात के समय तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा होता है, तो रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ये जो गॉड सेल होता है ये अपने अंदर से वाटर को कम्प्लीटली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ये स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। 11th क्लास में बेटा ट्रांसपोर्ट चैप्टर करके एक आएगा जहाँ पे आपको ये मैकेनिज्म बताया जाएगा कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के पीछे का क्या फिनोमिना होता है। लेकिन फिलहाल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि दिन के समय स्टोमेटा ओपन होता है, रात के समय क्लोज हो जाता है। ओपन क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसमें पानी की एंट्री होती है जिसके कारण ये स्वेल कर जाता है। और रात के समय क्या कर जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बंद। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ फोटोसिंथेसिस। अब हम आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। बस थोड़ी देर में 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आपके साथ हम अगला टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है।